हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बैक एक्सरसाइज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो ध्यान से समझना सारे क्वेश्चंस। सबसे पहले है बेटा हमारे पास इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। इस तरीके से होता है ये C2H6, ठीक है। सो नाउ इथेन की बात हो रही है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास C2H6 होता है। हैज उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं? देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, 2 कार्बन है मेरे पास, सो ये मेरे 2 कार्बन बन गए। एंड नाम क्या है भाई इसका? ईथेन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड है सब में, सो मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो गया हमारा। अब यहाँ पे इसका पूरा कंप्लीट कर दो, यहाँ H लगेगा, इधर H लगेगा, इधर H लगेगा। कार्बन की 4 होते हैं ना, सो एक उसका कार्बन के साथ हो रहा है, बाकी 3 लगा दिए। यहाँ पे भी एक कार्बन के साथ हो रहा है, बाकी के 3 लगा दो। ऑल्सो अगर किसी को भी ये स्ट्रक्चर बनाने में डाउट है, डू वॉच द इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें मतलब कंप्लीट चैप्टर का जो हमने किया था, वहां पे हमने अच्छे से ये सीखा है कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। चलो कमिंग बैक हियर, सो भैया ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं? 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। अब नाम में यहाँ पे दे रखे भैया कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? लास्ट में इसके क्या लग रहा है? ONE। सो ONE किस में लगता है? ON ही लगता है हमारी कीटोन वाले में। सो देखो यहाँ पे C पार्ट है हमारा कीटोन, सो दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर, ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that अब अगर एक वेसल आपने रखी हुई है लेकिन वो जब वेसल रखते गैस वगैरह में वो ब्लैक हो रही है बेसिकली। सो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या रीजन हो सकता है? द फूड इज नॉट कम्प्लीटली कुक्ड। इसका कोई लेना देना नहीं है कि भैया ब्लैक क्यों हो रही है। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। कब हमारे वो ब्लैक पार्टिकल्स आते हैं? जब कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता। सो देयरफॉर फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा, इस वजह से वो ब्लैक पार्टिकल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो वेसल है ये वो ब्लैक हो रहा है। द फ्यूल इज वेट, नो, एंड द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली बर्न हो रहा तो ब्लैक पार्टिकल्स आते ही नहीं, ठीक है। सो बी पार्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द फॉर्मेशन इन CH3Cl। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमारे पास उन्होंने क्या दिया है? CH3Cl, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें, कौन कौन सी 3 चीजें बच्चे? एक हमारे पास है कार्बन, एक हमारे पास है हाइड्रोजन और एक हमारे पास है क्लोरीन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इन इस एग्जांपल की हेल्प से समझाना है कोवेलेंट बॉन्ड्स। पहली बात तो कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज नहीं किया जाता, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है हमारा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 4। सो अब इसके पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ शेयर करके 8 कंप्लीट कर ले। कि सबसे ज्यादा क्या है भैया, अगर आप फर्स्ट शेल में बैठे हो तो आपको 2 कंप्लीट करने हैं, उसके अलावा किसी भी शेल में हो तो आपको 8 कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे इसके सेकेंड शेल में 4 है, सो ये यहाँ पे 4 शेयर करेगा, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन की बात करते हैं एटॉमिक नंबर 1 तो इसके पहले शेल में ही 1 है, इसको कितने करने हैं? 2 कंप्लीट करने, फर्स्ट शेल में 2 होने चाहिए। सो ये क्या करेगा? 1 शेयर करेगा। इसी तरीके से बात करें क्लोरीन की, एटॉमिक नंबर होता है 17, सो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? 2 8 7। अब इसको क्या करना है? 7 है इसके पास तो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स किसी से आके शेयर कर लेगा ताकि इसके 8 कंप्लीट हो जाए, तो ये 1 शेयर करेगा, ठीक है भाई, क्लियर ये चीज। अब ये आपस में शेयर कैसे कर रहे हैं वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले कार्बन यहाँ पे आया, ठीक है, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 3 शेयर करे, 3 शेयर करे मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे, या इसको डॉट स्ट्रक्चर से समझते हैं, ठीक है, इसको ऊपर ले आता है। मैं सिर्फ समझा रही हूँ, लिखना कैसे है सब देख लेंगे हम। सो ये कार्बन आया, इसने बोला देख भाई मेरे पास तो 4 है, मैं वो शेयर करने वाला हूं। सो इसने 1 2 3 4 थे इसके पास, सो एक इसने हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, दूसरा भी हाइड्रोजन से शेयर कर लिया और तीसरा भी हाइड्रोजन से शेयर कर लिया। तो अगर हम सर्कल्स बनाएं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो अभी इसके पास कितने हो गए? कार्बन के पास
1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब एक और किसी से शेयर करेगा, और वो शेयर किससे करेगा, इस एग्जाम्पल में देखें तो किससे शेयर करेगा, क्लोरीन से शेयर करेगा। सो दूसरा जिससे वो शेयर करेगा वो होगा भाई क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास अपने कितने हैं आउटर शेल में, 7 है। सो 1 वो शेयर करने के लिए मान गया, 1 2 3 4 5 6 7 थे, तो यहाँ पे हुई शेयरिंग इस तरीके से। अब कार्बन ने देखो कितने शेयर करे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कर लिए 4 शेयर करके, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन की अगर हम बात करें तो उसने 1 शेयर किया, और अब उसके भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने भी अपने 8 कंप्लीट हो गए। सो ये जो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये शेयरिंग करके हाइड्रोजन का भी देखो, इस वाले हाइड्रोजन की बात करो 2 हो गए, इसकी बात करो 2 हो गए, इसकी बात करो 2 हो गए। तो हाइड्रोजन ने भी अपने 2 कंप्लीट कर लिए, और यहाँ कार्बन ने भी अपने पूरे 8 कंप्लीट कर लिए, और क्लोरीन ने भी कर लिए। तो इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, ठीक है। एक बार जरा फटाफट से रीड कर लेते हैं इसको। 3 hydrogen atoms complete their shells by sharing 3 electrons of carbon atoms। यहाँ पे तीनों ने, इस हाइड्रोजन ने, इस हाइड्रोजन ने, इस तीनों ने अपना अपना कंप्लीट किया कार्बन के एटम्स को शेयर करके। उसके बाद जी क्लोरीन completes its outer shell by sharing its 1 out of the 7 electrons with 1 electron of atom। अब इसने अपने 7 में से 1 शेयर किया कार्बन के साथ, तो इसके 8 कंप्लीट हो गए। एंड 10 कार्बन एटम शेयर्स ऑल इट्स 4, अब उसने अपने चारों शेयर कर दिए विथ 3 हाइड्रोजन एटम, 3 हाई, ये देखो येलो वाले है ना, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 हमारे क्लोरीन के साथ, शेयर्स इट 4 with 3 hydrogen atoms and 1 of the chlorine atoms and completes its outer shell and single covalent bonds are formed in CH। अब यहाँ पे देखो सिंगल कोवेलेंट में क्या होता है कि एक बारी में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस वाले सर्कल में देख लो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पेयर शेयर हुआ, इस वाले में भी एक पेयर शेयर हुआ, इस वाले में भी एक पेयर हुआ, और यहाँ पे भी एक पेयर शेयर हुआ। तो ये सारा क्या कहलाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। कहीं पे भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए। जैसे जब कार्बन अगर शेयर करता है, जैसे हम बनाते हैं जैसे कार्बन के साथ ऐसे O बनाते हैं। सो इस केस में कार्बन क्या करता है बच्चे, इस केस में कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे इसके पास ये इस तरीके से 2 है, तो वो ऑक्सीजन के साथ, जैसे ऑक्सीजन का आया उसके साथ 2 शेयर कर लिए। तो यहाँ पे जब इस तरीके की शेयरिंग होती है तो इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड के 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो ये आपको समझाने के लिए था, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ दी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर, इन सब का हमें क्या बनाना है बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है एथेनोइक एसिड। जब भी ऐसा कुछ है ना, हमेशा पहले जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसको बनाएंगे, फिर डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो एथेनोइक एसिड, ईथ मतलब बच्चे कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, 2 कार्बन है, ठीक है, वेरी गुड। एन, ए एन आया है, दिस रिप्रेजेंट्स की सिंगल बॉन्ड है उसमें, चलो ठीक है। और ओइक एसिड आया है, ओइक एसिड का मतलब क्या है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का उसका वो हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और ये वाला फंक्शन ग्रुप में क्या होता है, जैसे आपके पास एक C है तो आप यहाँ पे O और ऐसे OH कर देते हो, यही होता है हमारा इसमें। चलो अब इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 2 कार्बन से शुरू करना है हमने, ये लिया हमने 1 कार्बन 2 कार्बन। अब 1 कार्बन पे तो ये फंक्शनल ग्रुप ही लग जाएगा, सो ये हमारा हो जाएगा O, एंड देखो इसको आप ऐसे OH लिख लो, या क्योंकि हमें आगे डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसे O और साथ में H, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबकी वैलेंसी देखो, यहाँ पे तो ये तो हो ही रहे के साथ में, यहाँ पे देखो कार्बन की 1 2 3 4, तो और हाइड्रोजन नहीं आएगा, इधर कार्बन का 1 ही शेयर हुआ है, सो 2 3 4, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर बना है। अब इसी को ही डॉट में अगर रिप्रेजेंट करना है तो चलो सुंदर सुंदर बनाएंगे आज। इसको करते हैं ऊपर। अब सबसे पहले आप ये देखोगे कार्बन कार्बन जो जो चीजें हैं वो बना लो। सबसे पहले मुझे कार्बन दिख रहा है, सो ये मैंने, अरे अरे अरे, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये मेरा कार्बन का हो गया, ठीक है। इस कार्बन के साथ एक और कार्बन है, एक और सर्कल बना लिया, और इसको जरा इधर कर लेते हैं, शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, साथ साथ लिखती रहती हूँ। ये कार्बन है और ये कार्बन है। अभी हमने क्या बनाया, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, और इन दोनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 डॉट्स डाल दो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इस कार्बन, पहले वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन के आगे चलो बना देते हैं। यहाँ से बनाया हमने 1, इसी को डुप्लीकेट कर ले,
2 और अरे आजा 3। ठीक है, लिख देते हैं जरा। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, सो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुए होंगे। अच्छा, इसको ना जरा एक को डॉट कर रहे हैं, एक को क्रॉस कर दिया, एक को डॉट एक को क्रॉस, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको कि ये कार्बन का है और ये हाइड्रोजन का है, तो डॉट और क्रॉस। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये वाला पार्ट भी बना लिया है और ये कार्बन भी बना लिया है। अब इस कार्बन के साथ ऊपर ऑक्सीजन बनेगा। सो यहाँ पे एक जो बना रहे हैं अब हम, ये है हमारा ऑक्सीजन। और यहाँ पे समझने वाला क्या है, देखो सबसे पहले तो ऑक्सीजन के बाहर कितने होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा 8 होता है ना बच्चे। सो अगर 8 होता है तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6 होते हैं, तो इसके पास 6 है और इनमें डबल बॉन्ड बन रहा है। डबल बॉन्ड बन रहा है मतलब यहाँ पे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 तो कार्बन के जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आएंगे ऑक्सीजन के। सो 2 इसने यहाँ शेयर कर दिए, बाकी इसके पास 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सो हमने ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी बना दिया। डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब क्या बचा, O और H। सो इसके साथ O जाएगा, सो यहाँ पे O आ रहा है हमारा, इसको ऐसे बना रहे हैं थोड़ा सा। अब O और C के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सो ये लिखा O और यहाँ पे इस तरीके से होगा। इसके साथ O के साथ है H, तो अब यहाँ पे क्या होगा, O हमारा एक इधर शेयर करेगा और ये मान लो हाइड्रोजन का है। सो देखो इसने, ऑक्सीजन ने एक इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया, और वैसे इसके बचे कितने, 1 2, टोटल 6 होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6, और ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता है। आई नो अभी आप देख रहे हो तो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप सिर्फ ये समझो कि अगर आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया, ये तो इजी है बनाना, इस स्ट्रक्चर से डॉट बनाना बहुत इजी होता है। सिर्फ आपको देखना है, यहाँ कार्बन है, इसके साथ 3 है, 3 सर्कल्स बना दिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, 2 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। यहाँ कार्बन है, इधर इधर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इधर इधर 2 2 हैं, और यहाँ जहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है वहाँ 4 हो गए। 1 2 और ऐसे समझोगे तो आपको ये ईजी लगेगा। ठीक है, आई नो अभी पहली बार है तो देखने में लग रहा होगा यार ये डॉट स्ट्रक्चर समझ नहीं आता, बट वंस आप इसको देखोगे समझोगे तो आपको ईजी लगने लग जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा पहला एथेनोइक एसिड का। अब दूसरा देखते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ से, ये पार्ट रब करते हैं। एंड सेकेंड है हमारा बच्चे प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन नहीं है, प्रोपेनॉन है। ठीक है, सो इसमें क्या मतलब हुआ भैया, प्रोप का मतलब क्या है, प्रोप का मतलब है कि आपको 3 कार्बन लेने हैं। ठीक है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, एंड ONE ये हो गया कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, जैसे ऐसे कार्बन है तो उसके ऊपर हम ऐसे करके O के साथ डबल बॉन्ड दिखा देते हैं। ठीक है, सो ये है। चलो 3 कार्बन बना लो, पहले हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, सो 1 2 3 कार्बन बन गए। एक के ऊपर ये कर दो, यहाँ वाले पे कर देते हैं, ये आ गया हमारा ऊपर। अब जरा इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी करो, ये कार्बन है, एक बॉन्ड इसका बन गया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया। इस कार्बन की बात करो, 1 2 3 4, इसके 4 बन चुके हैं, इसको छोड़ दिया। इस कार्बन का एक बना है, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया और एक यहाँ बना दिया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, वंस स्ट्रक्चर इज मेड, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है इसका डॉट वाला स्ट्रक्चर। तो सेम वैसे ही करेंगे, सबसे पहले ये कार्बन लो, अब लाइन वाइज चलेंगे। इस बार ये कार्बन लिया हमने, चलो ये कार्बन लिया, लिख दिया इस पे कि ये है भाई हमारा कार्बन। अब ये 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहा है। ठीक है, बना दो यहाँ पे 1 2 एंड एक और बना देते हैं, ये हो गया 3। ठीक है जी, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब कार्बन ने यहाँ पे एक एक शेयर किया है, सो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। कार्बन का एक यहाँ, हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक। ओह H लिख दिया मैंने, X लिखना था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये पार्ट किया है हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फिर से एक कार्बन आ गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने लिया और ये बना दिया कार्बन। चलो यहाँ पे लिख दिया कार्बन। इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 डॉट्स लगेंगे। सिंगल बॉन्ड मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद इसके ऊपर अगर देखें तो ऑक्सीजन है, इस C के ऊपर ऑक्सीजन है, और उस ऑक्सीजन में क्या है बच्चे,
डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब एक तो ये ऑक्सीजन, ऊपर से यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये बन गया हमारा, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट जाओ, इस कार्बन का भी एक और कार्बन के साथ है, तो ये लिया हमने और यहाँ पे एक और कार्बन लगा दिया। अगर आप इसको बस ट्रेस करते हुए चलोगे ना तो डॉट स्ट्रक्चर बहुत इजी लगेगा। अब इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 डॉट्स लगेंगी। सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। अब इस लास्ट वाले सी के साथ 3 हाइड्रोजन के है, तो फिर से भाई बना दो। ये हो गया हमारा एक हाइड्रोजन का, ये दूसरा हाइड्रोजन का और ये तीसरा हाइड्रोजन का, ठीक है। अब इन 3 में सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट, ठीक है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अच्छा, डॉट की जगह और अच्छा से समझना है तो क्रॉस लगा दो, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, ठीक है। अभी ये पूरा डॉट स्ट्रक्चर हो गया। सिर्फ एक इसमें कमी है कि ऑक्सीजन के देखो सिर्फ ये दिख रहे, तो ऑक्सीजन भी लिख दो भाई। टोटल 6 होते हैं, 2 इसने यहाँ पे शेयर कर लिए, सो 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ठीक है, इसके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पूरे हो गए ना। सो ये हो गया हमारा डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बनाना है और सिर्फ हमने आपके सामने अभी तो देखा आपने, सिर्फ इसको कॉपी करते हुए हमने डॉट्स और सर्कल्स किए पे, उसमें भी सर्कल बना रहे हैं। और बाई सिंगल है तो डॉट 2 लगा रहे हैं, कार्बन मतलब डबल है तो 4 लगा रहे हैं। अगर आपको क्रॉस और डॉट में भी कंफ्यूजन, आप सारे डॉट लगा लो, ठीक है। चलो अब आ जाओ जरा नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास H2S। सो वी हैव H2S। H2S हमारा क्या होता है बच्चे, हाइड्रोजन सल्फाइड। सो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो भैया हाइड्रोजन कितने शेयर करता है, 1 शेयर करना है इसको। और इसकी बात करें ये इसको, ये कितने शेयर करेगा, इसके पास आउटर शेल में 6 होते हैं। सो इसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2, तो ये क्या करेगा, 2 शेयर करेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो ये सिंपल समझ लो उसकी तरह, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का किया था। तो हमारे पास एक सल्फाइड है, इसमें तो डायरेक्ट कर सकते, डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है तो सिंपल ये बना लिया, ये बनाया, ये ऐसे कर दिया HH। बट इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें आपको डॉट स्ट्रक्चर की जरूरत, मतलब इस वाले स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट करो। यहाँ पे बनाया सल्फर, ये है जी हमारा सल्फर। और ये सल्फर मान लो एक साइड पे इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक साइड पे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। आप देखो सल्फर के पास अपने कितने टोटल 6 हैं, जिसमें से 2 उसको शेयर करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन तो एक एक ही शेयर करता है। सो ये आ गया डॉट डॉट। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। सो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर H2S का, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं, D हमारे पास है F2। अब D पार्ट है F2। सो F क्या है, फ्लोरीन। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। सो इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब इसका वो क्या कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में कितने आएंगे, अब 9 में से 2 गया 7 आएंगे। तो इसको कितना चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए, 1 शेयर करेगा। अब यहाँ पे F2 ऑलरेडी 2 F है, ये लो जी यहाँ पे बनाया, ये एक F हो जाएगा और एक और F हो जाएगा, दोनों को एक एक ही शेयर करना है। सो ये F है हमारे पास और एक ये F है, ठीक है। यहाँ पे एक एक शेयर कर रहे हैं ये, ठीक है। मान लो इसके कितने बाहर 7 होने चाहिए थे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे भी 7 होने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 और एक इधर चला गया। आप टोटल काउंट कर लो, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, तो इन्होंने 1 1 शेयर कर लिया, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी आए, आप उसका ये वाला स्ट्रक्चर बनाना, ऐसे वाला स्ट्रक्चर बनाना और देन इसकी हेल्प से डॉट स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज व्हाट इज एन होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होती है बच्चे, जैसे हमने देखा था कोई भी ऐसा जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम है, जिसके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, वो हमारी होमोलॉगस सीरीज होती है। सो अ होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बट हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम जनरल फॉर्मूला। सो उनका जनरल फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, नंबर ऑफ कार्बन्स वगैरह उसमें अलग अलग हो सकते हैं। नाउ द सक्सेसिव मेंबर डिफर्स बाय 1 CH2। ये हमने देखा था कि अगर एक कार्बन बने, मतलब जैसे कि जो पूरी सीरीज है, एक कार्बन बढ़ेगा तो उसमें 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल देखो और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास है मीथेन, तो CH4। उसके बाद है हमारे पास ईथेन, तो देखो एक कार्बन बढ़ा, सो हाइड्रोजन कितने बढ़ गए, 4 5 6, 2 बढ़ गया। फिर देखो नेक्स्ट हमारे पास प्रोपेन, सो एक कार्बन बना,
हाइड्रोजन कितना बढ़ गया, 6 से 7 8, 2 बढ़ गया। इसके बाद ब्यूटेन, सो ये C4, कार्बन 1 बढ़ा, 3 से 4 हुआ, ये 8 से 10 हो जाएगा। ऐसे अगर हम आगे जाए, कार्बन 1 बढ़ेगा, हाइड्रोजन 12 हो जाएगा, फिर से कार्बन 1 बढ़ेगा, हाइड्रोजन 2 बढ़ जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और ये जो पूरे हैं मीथेन, आप देख रहे हो ना, ये सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं। सो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, सो ये होती है हमारी होमोलॉगस सीरीज। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो ये दो कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमने अलग से पढ़ा था। सो फिजिकली कैसे आप उनको डिफर कर सकते हो और केमिकली कैसे, तो देखो जरा, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो एथेनॉल होता है बच्चे हमारा, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे विद अ प्लीजेंट स्मेल होती है उसमें, वाइल एथेनॉइक एसिड हैज अ विनेगर लाइक स्मेल एंड फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर। और हमने कहा था ना कि उसका क्या एक ग्लेशियर नाम पढ़ा था हमने कि भैया वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, सो ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकली दोनों में डिफरेंस हो गया। केमिकली अगर हम देखें तो क्या केमिकल डिफरेंस है, द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस ब्रिस्क इफोसिएशन, मतलब बहुत ज्यादा जैसे वो करते एकदम से वैसे बड़ा 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 करे, बहुत वायलेंट सा जिसका वो रिएक्शन होता है, व्हेन रिएक्टिंग विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 मस्ट बी एथेनॉइक एसिड, जो ऐसे करे CO2 जिसमें रिलीज हो रही है वो हमारा एथेनॉइक एसिड है, वेयर एज द वन विच शोड नो इफेक्ट, वो हमारा कौन सा है, वो हमारा एथेनॉल है। दोनों का एक्सपेरिमेंट करके देख लो, जहां पे ऐसे दिखेगा CO2 रिलीज हो रही है, बहुत ही ब्रिस्क इफेक्ट आ रहा है, बहुत ही ज्यादा वायलेंट रिएक्शन हो रहा है, वो एथेनॉइक एसिड हो गया। और जहां पे साइलेंट रिएक्शन है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, वो हमारा एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, will a missile be formed in other solvents such as ethanol also। so देखो क्या होता है, जैसे हमारा ये मिसल फॉर्मेशन क्या देखा था कि जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, सॉरी सोप का मॉलिक्यूल है, इस तरीके से होता है जिसमें ये ऊपर वाला पार्ट, इसको पानी से बहुत प्यार होता है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको पानी से लगता है डर। तो जैसे ये पानी में जाता है तो पानी से जो प्यार करता है वो तो बाहर आ जाता है और ये छुप जाते हैं। सो इस तरीके से एक ये फॉर्मेशन बना लेते हैं, जिस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। ठीक है, नाउ सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, मतलब लिखेंगे कैसे वो बता रही हूँ मैं आपको। सो सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। टू एंड्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये दो एंड के अलग अलग प्रॉपर्टीज है। द आयोनिक एंड इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब जिसको पानी बहुत पसंद है। इट डिजॉल्व्स इन वाटर, व्हाइल द हाइड्रोजन चेंज इज हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक होती है मतलब पानी से डरती है। इट डिजॉल्व्स इन हाइड्रोकार्बन, सो द हाइड्रोकार्बन चेन आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट्स। सो ये वाले जो है ये ऑयल ड्रॉप, जैसे यहाँ पे अगर ऑयल ड्रॉप तो ये इसके पास हो जाते हैं, और जो दूसरे हमारे पास है व्हाइल द आयोनिक एंड, ये जो आयोनिक एंड है जिसको पानी से प्यार है, आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द वाटर, तो वो वाटर की तरफ ओरिएंट होते हैं। सच मिसल फॉर्मेशन विल नॉट be possible in other solvent like ethanol in which sodium salts or fatty acid do not dissolve। so ethanol वगैरह में ये चीज नहीं होगी बिकॉज इसमें हमारे जो सोडियम सॉल्ट्स है ये वाले जो है वो डिसॉल्व ही नहीं होंगे, इसलिए फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हम क्यों यूज करते हैं एज अ फ्यूल, हमने इसका एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि कंबशन करने में हेल्प करता है ये। सो they burn with a clean flame and no smoke is produced, so no smoke and clean flame मिलता है हमें। they give large amount of heat in on combustion, जब combustion होता है तो वो heat बहुत अच्छी produce होती है, and their combustion can be control, और उसको हम control भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे use करते हैं। next question number 10, explain the formation of scum when hard water is treated with soap। so हमने पढ़ा था जब हम, जैसे हमने कहा था ना सोप जो है इतना इफेक्टिव नहीं होता हार्ड वाटर में, क्योंकि वो एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बना लेता है जिसको हम स्कम बोलते हैं। सो वो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों होता है, क्यों फॉर्म होता है। इसका रीजन ये है कि देखो, व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप द मॉलिक्यूल ऑफ सोप रिएक्ट विद द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। अब सोप क्या है, जाके उसके जो जैसे वो जिसका बना हुआ है वो जाके रिएक्शन करता है इस कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, एंड डज वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बना लेता है। इसी का ही हमने रिप्लेसमेंट क्या देखा था, डिटर्जेंट जो है वो इनसे रिएक्शन ही नहीं करता, एंड फॉर्म एन, ये जो मैंने आपको बताया
एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेते हैं जिसको हम स्कम बोलते हैं. सोप लूज देयर क्लीनिंग प्रॉपर्टी इन हार्ड वाटर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्कम. और वो स्कम बन जाता है और इसलिए वहां पे वो अपनी क्लीनिंग प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, क्लीनिंग नहीं हो पाती उनके हार्ड वाटर में. नाउ व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर, रेड या ब्लू. अब सोप हमारा क्या होता है बच्चे, इट इज अ काइंड ऑफ बेस, इसको बोल सकते हैं इट इज बेसिक इन नेचर. अब कोई चीज अगर बेसिक है नेचर में तो वो क्या करती है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है. ये तो हम एसिड बेसिस में पढ़ के आए हैं. सो ये रेड लिटमस को ब्लू में कर देगी और ब्लू पे कोई चेंज नहीं दिखाई देगा. सोप इज बेसिक और एल्कलाइन इन नेचर, सो इट विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू एंड नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. सो हमने देखा था जब हम किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन. एंड इसका कहाँ यूज हमने देखा था, इसका यूज देखा था कि सबसे जो कॉमन यूज देखा था कि जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है उसको हाइड्रोजनेशन करके हम घी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो हाइड्रोजनेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एंड इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज एडेड टू द सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज, कोई कैटलिस्ट साथ में यूज करते हैं, निकल या पैलेडियम कुछ भी यूज करते हैं. एंड इट इज कमर्शियली यूज फॉर कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन. सो बच्चे एडिशन रिएक्शन में हमारा क्या होता है, हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं. मतलब ये होता कि इसमें जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसमें आप हाइड्रोजन ऐड करके उसको सैचुरेटेड बना देते हो. तो ये कहाँ हो सकता है, सिर्फ अनसैचुरेटेड वालों में. अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाले क्या है, अनसैचुरेटेड वाले हमारे होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, और सैचुरेटेड वाले हमारे होते हैं जो सिंगल बॉन्ड्स है. सो इसमें से बेसिकली आपको ये छांटना है कि इसमें से अनसैचुरेटेड वाले कौन सी है, मतलब इसमें से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन से है. तो इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताती हूँ. जैसे सबसे पहला वे है, हमने इनके जनरल फॉर्मूला सीखे थे, याद है आपको, जनरल फॉर्मूलाज करे थे हमने, जिसमें हमने देखा था जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है कि कार्बन अगर n नंबर ऑफ कार्बन है तो हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ n प्लस 2. ये हमने देखा था अगर सिंगल है. अगर डबल बॉन्ड है सो हमने देखा था कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन उसका डबल होगा मतलब 2n होगा. एंड ट्रिपल में हमने देखा था कार्बन अगर n है सो हाइड्रोजन हमारा 2n माइनस 2 होगा. सो इस तरीके से अब आप यहाँ फॉर्मूला लगा के दे सकते हो. जैसे यहाँ पे है 2, सो 2 से 6 कैसे बनेगा, 2 से 6 बनेगा 2 2 जा, यहाँ वाला करके देखो 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6. तो मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सैचुरेटेड क्योंकि ये पहला है हमारा. ठीक है ना, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला है. दूसरा देखो 3 से 8 कैसे बनेगा. सो 3 अगर ये वाला लगा के देखे 3 2 जा क्या होगा हमारे पास, 3 2 जा 6 प्लस 2 8. तो ये फिर से हमारा सिंगल बॉन्ड वाला हो गया, मतलब ये भी सैचुरेटेड हो गया. इसमें देखो n अगर 3 है हमारा तो 3 अगर ये वाला लगा के देखो मैं 3 2 जा 6 8 होना चाहिए, लेकिन ये तो 6 हो रहा है. तो नीचे आ जाओ, यहाँ पे 3 है, 3 2 जा 6, मतलब ये हमारा डबल बॉन्ड वाला है. डबल बॉन्ड वाला है मतलब ये अनसैचुरेटेड है, वही हमें देखना है. तो इसको जरा अलग कलर से कर देते हैं. सो ये आ गया हमारा अनसैचुरेटेड वाला. दूसरा देखो, अब अगर नेक्स्ट है हमारा 2 और 2. तो देखो यहाँ पे अगर ये 2 है तो ये तो 2 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता. यहाँ पे अगर हम चेक करें अगर n2 है तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2. तो कौन सा फॉर्मूला लगा के आया, थर्ड वाला. तो मतलब इस वाले में क्या होगा, इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा और ये भी अनसैचुरेटेड है, तो हमें अनसैचुरेटेड अलग करनी है. सो ये हो गया हमारा. एंड लास्ट देखो C अगर 1H4 होगा, C1H4 कहाँ होगा, अगर ये 1 है 2 1 जा 2 प्लस 2 4. सो ये हमारा फिर से क्या हो गया, दिस इज सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज सैचुरेटेड. तो हमें यहाँ पे अनसैचुरेटेड वाले देखने दे. सो वो ये वाला और ये वाला, इनमें से 2 होगा. तो एक तो ये तरीका है अगर जनरल फॉर्मूला वाला करोगे. दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है कि आप एक एक करके यहाँ पे लिखा हमने कि पहला है C2H6. अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि यार जनरल फॉर्मूला उस टाइम नहीं याद आ रहा तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसके फॉर्मूलाज बना दो, पता चल जाएगा आपको कि मतलब स्ट्रक्चर बना लो, पता चल जाएगा सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है. जैसे कार्बन 2 है, अगर कार्बन 2 है सो यहाँ पे देखो एक तो हो रखा है 1 2 3 1 2 3. तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 बन गया है. यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, मतलब आप देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है तो भाई ये सिंगल बॉन्ड वाला है. दूसरे पे आओ, दूसरा है हमारा C3
H8, अब C3H8, C3H8 1 2 3 कार्बन है एंड 8 यहाँ पे होने चाहिए वो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से भाई सिंगल बना रहे हैं तो 8 बन रहे हैं, तो मतलब ये भी सिंगल बॉन्ड वाला हो गया, ये भी हमारा सैचुरेटेड हो गया। दूसरा जब हम इस पे आएंगे C3 और H6 होना चाहिए, तो कार्बन अगर 3 है और हाइड्रोजन सिर्फ 6 चाहिए तो भैया ये तो हो नहीं पाएगा। अगर सिंगल बॉन्डिंग करोगे सो तो हाइड्रोजन 8 आ जाएंगे, तो क्या करेंगे फिर हम सोचेंगे हो सकता है इसमें डबल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड किया तो अब यहाँ पे 2 हो गया इसका, तो 3 4, इसका 2 3 हो गया, एक ही बनेगा, इसका 3 बनेगा, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, सो ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ तो मतलब ये अनसैचुरेटेड हो गया हमारा, ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा C2H2। अब यहाँ पे ट्राई करेंगे, भाई 2 कार्बन है, अब वो कह रहा है कि बेटा हाइड्रोजन भी 2 ही होने चाहिए, वो कब हो पाएगा, जब इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, तभी तो होगा ना, 3 इसके बन गए एक ये बन गया, 3 इसके बन गए एक ये बन गया, तो हाइड्रोजन 2 तभी हो पाएंगे जब ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ से पकड़ लोगे कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ये अनसैचुरेटेड है। लास्ट CH4, C तो बड़ा सिंपल है C, और ये H4 क्या है, सिंगल बॉन्ड है सब में। सो ये दूसरा तरीका था। और तीसरा तरीका क्या है कि आपको इन सबके नाम पता हो, जो मैं मान के चल रही हूँ कि सबके नाम आप, जैसे अब ये तो चलो देखते बता दो कि मीथेन है, लेकिन सबके नाम आपको याद हो ये जरूरी नहीं है। अगर नाम याद होगा फिर तो बहुत ईजी है, जैसे मीथेन एन आ रहा है तो सिंगल है, ईन आ रहा है तो डबल है, आइन आ रहा है तो ट्रिपल है, ठीक है, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 तरीके बता दिए मेरे को, जो समझ में आए उससे आप बता दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि यार ये सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अगेन मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड बन रहा है इसमें, और इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। सो द टेस्ट यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड, याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ये। कौन सा टेस्ट यूज होता है, इस टेस्ट का नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये हमने चैप्टर में डिस्कस नहीं किया था लेकिन यहाँ डिस्कस करें। सो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है बच्चे, व्हेन ब्रोमीन वाटर रिएक्ट्स विद अनसैचुरेटेड, ध्यान से समझना, जब वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करता है, bromine gets attached to hydrocarbon and thus red brown color of bromine gets decolorized। तो उसका कलर डीकलराइज हो जाएगा जब वो अनसैचुरेटेड के साथ करेगा। वाइल व्हेन ब्रोमीन वाटर रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड, और जब वो कर रहा है रिएक्शन सैचुरेटेड के साथ, सो सैचुरेटेड के साथ रिएक्शन करने पे द रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर रिमेन्स दी सेम, तो वो सेम रहेगा। तो आप यहाँ पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हो कि उसमें टेस्ट किया आपने, अगर तो वो कलर चेंज हो गया, डिसकलर हो गया, डी कलर हो गया, मतलब उसमें कोई कलर नहीं रहा, तो हम कहेंगे कि भैया ये जो हमने किया ये अनसैचुरेटेड वाला था। और अगर कलर में कोई चेंज आएगा तो आप कहोगे भाई ये तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। सो ये होता है हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। फटाफट पहले बता दूं, अभी हमने देखा जैसे ही सोप पानी में जाएगा क्या करेगा, इस तरीके से मिसल फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पे ये सारे आ गए, जिसमें से ये जो गोल वाला पार्ट है ये हमारा पानी को बहुत प्यार करता है, और ये जो टेल है ये पानी को बिल्कुल प्यार नहीं करती, तो इन्होंने इस तरीके से फॉर्मेशन कर ली। अब ये वाला जो है ये ऑयल सॉल्वेंट है, तो ये क्या करता है, ऑयल पार्टिकल, डर्ट पार्टिकल को जाके कस के पकड़ लेता है, एंड जब हम पानी में बार बार इसको घुमाते हैं करते हैं तो क्या होता है, ये जो डर्ट वाला ये सारा पार्ट है ये हमारा पानी में रह जाता है और कपड़े हमारे साफ हो जाते हैं। तो एक बार अब इसको लिखेंगे कैसे, फटाफट से पढ़ लेते हैं, समझ में आपको आ गया होगा तो ये पढ़ने वाला पढ़ के बहुत इजी लगेगा। सो व्हेन अ डर्टी क्लॉथ इज पुट इन वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व सोप, then the hydrocarbon ends of the soap molecule in missile attached to the oil or grease, अंदर वाला पार्टिकल हो गया इस पे अटैच सॉरी, present on the surface of dirty cloth. In this way the soap missile entrap the oil or greasy particle by using its hydrocarbon ends. So वहां से वो ट्रैप कर लेता है उस ऑयल पार्टिकल को। Now the ionic ends of the soap molecule in the missile however remain attached to water, लेकिन जो बाहर वाले जो पानी से बहुत प्यार करते हैं वो पानी से ही अटैच रहते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक उसको पकड़ नहीं पाता। जब बार बार आप कपड़ों को धोबी पछाड़ करते हो तो वो ऑयल वाला पार्ट जो है, वो जो डर्ट वाला पार्ट है वो हमारा पानी में निकल जाता है। सो
remain attached to water. When the dirty cloth is agitated in soap solution, the oil and greasy particle present on its surface and entrapped by the soap missile get dispersed in water. पानी में निकल जाता है, due to which the soap water becomes dirty but the cloth get clean. The cloth is clean throughout थ्रोली बाय रिंसिंग इन क्लीन वाटर अ नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, तो इस तरीके से पूरा हमारा ये रिएक्शन होता है. रिएक्शन क्या मतलब समझ लो, पूरा प्रोसेस होता है जिससे क्लीनिंग होती है. ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. इसके साथ हमारा चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स होता है कंप्लीट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अब आपको क्लैरिटी है, अब आपको चैप्टर ईजी लग रहा है या नहीं. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय फॉर नाउ.